नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है आज उसका पार्ट नंबर 25। दोस्तों एक अपडेट है कि आईबीपीएस एएफओ जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है आज इवनिंग तक आ सकता है। तो अब हमारी डेली जो क्लासेस हैं एग्जाम तक डेली क्लासेस आपको मिलेंगी और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की क्लासेस अब आज से आना चालू हो जाएंगी। जो आपको करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट है, नाबार्ड नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी आना चालू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। एमसीक्यू 25 है। अगर आप चैनल को नए हैं तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर। आप ये टेस्ट सीरीज जरूर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका हो जाता है प्रीलिम्स के अंदर, है ना, मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो, आप ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लें। यहाँ पर आप, है ना, 10 से 12 दिन के अंदर आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें क्योंकि आपने रिवीजन तो पूरा कर लिया होगा। तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिस पर भी 25% का डिस्काउंट है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल स्टेरिलिटी Which one of the following male sterility type is used for the commercial hybrid seed production in pulse millet and maize? ये पूछ रहा है कि मक्का और बाजरा के अंदर, मेज और पल्स मिलेट के अंदर हाइब्रिड सीड बनाने के लिए किस टाइप की मेल स्टेरिलिटी का यूज किया जाता है। तो हाइब्रिड सीड बनाने के लिए देखो, पहली बात तो मेल स्टेरिलिटी टेक्निक आजकल नई टेक्निक है। एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आता है, मेल स्टेरिलिटी टेक्निक का उपयोग क्या है। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मेल स्टेरिलिटी जो टेक्निक होती है इसका क्या यूज होता है। तो भाई इस टेक्निक का उपयोग क्या, हाइब्रिड सीड बनाना, है ना। क्या बनाना, हाइब्रिड सीड बनाना। क्लियर। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम इसका यूज करते हैं। अभी जो मेल स्टेरिलिटी है ये कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मेल स्टेरिलिटी के सारे टाइप पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेल स्टेरिलिटी का अब जो होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस सिस्टम, है ना, सीजीएमएस सिस्टम होता है। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम जो है इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है किसके अंदर, मक्का के अंदर, पल्स मिलेट के अंदर, बाजरा के अंदर, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर, है ना। आपको इनके बारे में समझना है, मैंने आपको पूरा वीडियो पढ़ाया हुआ है, तो हमारे यूट्यूब के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर पुराने वीडियो है मेल स्टेरिलिटी कर से सर्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन पेडिग्री सिलेक्शन मेथड इज फॉलोड इन विच ऑफ द क्रॉप। तो आंसर है व्हीट। देखो यहाँ पर आंसर क्या हुए, अपन को समझने है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना। अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन मेथड क्या होता है भाई। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन मेथड ये होता है क्या कि क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, है ना, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट। क्लियर है, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच क्या कराते हैं, तो हाइब्रिडाइज, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट, जेनेटिकली डिफरेंट। क्लियर है, जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच क्रॉस कराना तो क्या कहते हैं, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद पेडिग्री सिलेक्शन, तो आंसर गेहूं के अंदर करते हैं। ठीक है, चलिए ना, क्योंकि देखो गेहूं आंसर क्यों होगा यहाँ पर लेगा ना पेडिग्री, क्योंकि पेडिग्री मेथड है ना सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं ना। देखो पेडिग्री मेथड जो जनरली यूज किया जाता है किस क्रॉप के, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, है ना। पेडिग्री मेथड का यूज किस में करते हैं हम, सेल्फ पोलिनेटेड। क्या यहाँ पर बाजरा सेल्फ पोलिनेटेड, नहीं, ये तो क्रॉस पोलिनेटेड होती है। क्या ये भी क्रॉस पोलिनेटेड होती है, मस्टर्ड क्रॉस पोलिनेटेड। तो भाई सेल्फ पोलिनेटेड तो एक ही बची गेहूं, तो इसका आंसर इसलिए गेहूं है ना, क्योंकि पेडिग्री मेथड का यूज किया जाता है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के इंप्रूवमेंट में, जेनेटिक इंप्रूवमेंट में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसको लिख लें आप। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग वेक्टर, कि हमको जीन को मल्टीप्लाई करना है, पीसीआर में हम क्लोनिंग करते हैं, हम वेक्टर के साथ किसी जीन को ऐड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर के, है ना, किसको यूज करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में हम किसका यूज करते हैं, तो याद रखना पीबीआर 332, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ पर हम जीन की कॉपीज बनाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है ना, देखो एक पढ़ते हैं हम सोमेटिक हाइब्रिड और एक है सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है। देखो इसका करेक्ट आंसर तो है सेल कल्चर। अभी होता क्या है, देखो जब हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, किसकी, सोमेटिक हाइब्रिड, है ना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमको दो अलग अलग सेल का आपस में फ्यूजन करना है ना, फ्यूजन ऑफ या क्रॉसिंग। ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, है ना, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, बात समझना, हमको दो अलग अलग सेल जो होती हैं, दो सेल का साइटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज कराते हैं,
दो सेल का आपस में साइटोप्लाज्म को फ्यूज कराते हैं, इसका साइटोप्लाज्म उसका साइटोप्लाज्म, दोनों का फ्यूजन, इसको हम सोमेटिक। तो जब ये प्रोसेस होती है तो इसको हम सेल कल्चर भी कहते हैं। भाई दो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को हम सेल कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कल्चर। दो सेल के प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम सेल कल्चर भी कहते हैं। तो इस समय जो वेरिएशन क्रिएट होंगे, इस समय मीडियम के अंदर जो वेरिएशन आएंगे, ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के कारण जो वेरिएशन क्रिएट होंगे, यहाँ पर विभिन्नताएं आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं हम सोमेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं? सोमोक्लोनल वेरिएशन कहते हैं। वो किसके कारण? सेल कल्चर। तो बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं, अगर दो सेल का जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन करते हैं प्रोटोप्लास्ट को, हम इसको सेल कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, इस समय जो वेरिएशन आएंगे वो सेल कल्चर होते हैं। देखो अब यहाँ पर है साइब्रिड। साइब्रिड इसका टाइप होता है, सोमेटिक हाइब्रिड का टाइप होता है साइब्रिड। क्या होता है? अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है साइब्रिड क्या होगा, अगर हम एक सेल का साइटोप्लाज्म ले लिया हमने, प्रोटोप्लास्ट ये, और दूसरी का सिर्फ साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक सेल जो है उसका प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, एक सेल उसका प्रोटोप्लास्ट और दूसरा न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट है ना, न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्या है भाई? न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों का जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो क्या बनता है? साइब्रिड। ठीक है, साइब्रिड। देखो यहां पर न्यूक्लियस किस किस का आया, एक बात बताओ, न्यूक्लियस सिर्फ एक का आएगा, है ना, न्यूक्लियस सिर्फ इसका आएगा, इधर न्यूक्लियस नहीं है, इधर प्रोटोप्लास्ट और इधर न्यूक्लियस लेस प्रोटोप्लास्ट, दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? बनने वाला साइब्रिड होता है। क्या होता है? साइब्रिड होता है ना। अब हैप्लोइड क्या होता है? देखो हैप्लोइड उसे कहते हैं हम एन। हैप्लोइड क्या होता है? एन। तो 2n का जो आधा होता है ना भाई, जो हमारा सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, इसका जो हाफ होता है, हाफ, उसे क्या बोलते हैं? एन। उसे हम हैप्लोइड कहते हैं। या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लोइड की डेफिनेशन क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना। भाई यहाँ पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर सिंगल सेट। हैप्लोइड के अंदर क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे क्या बोलते हैं? हम हैप्लोइड कहते हैं। उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन एक मेथड होता है, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट अप्रोच होती है। रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है? ये पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट अप्रोच होती है। देखो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट अप्रोच, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, ठीक है, अप्रोच होती है। क्या होती है अप्रोच? पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट अप्रोच क्या होती है कि हमें यहाँ पर ये कोई सिलेक्शन का तरीका नहीं, ये क्या होता है, यहाँ पर डिजायरेबल जीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। इसमें यहाँ पर क्या करते हैं? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, रीसिलेक्शन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यहाँ पर रीसिलेक्शन करते हैं, रीसिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसे हम रिकरेंट सिलेक्शन कहते हैं। ये एक प्रकार की पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट अप्रोच होती है। यहाँ पर हम डिजायरेबल जीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। When F1 is crossed with homozygous recessive parent, क्या है कि F1 का उसके homozygous recessive से क्रॉस कराना क्या कहलाता है? तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं भाई, है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। देखो क्या है कि ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है ना, इन दोनों का क्रॉस हुआ और बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है F1, ये क्या है भाई? F1 है। क्या है? F1। ठीक है, अब F1 है ये समझना, ठीक है। इस F1 का ये कैसा पेरेंट है? ये कैसा पेरेंट है? ये होमोजाइगस रिसेसिव। ये कैसा पेरेंट है? ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है ना। ये कैसा पेरेंट है? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, ये कैसा पेरेंट है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट। एक ऐसा पेरेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है। क्लियर? होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट जो है, ठीक है, तो इसके साथ इसका क्रॉस कराना ही होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? टेस्ट क्रॉस। अगर हम F1 का क्रॉस उसके रिसेसिव होमोजाइगस से करते हैं, ये वाला, इसे क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अगर उसके होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम आउट क्रॉस। अगर हम F1 का क्रॉस उसके होमोजाइगस डोमिनेंट से कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। क्लियर है? ये वाला जो स्मॉल टी आएगा, सॉरी है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी है ना, तो ये क्या है? आउट क्रॉस। बोले सर फिर बैक क्रॉस क्या है? ठीक है, बैक क्रॉस के टाइप होते हैं दोनों, ये आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस के टाइप। बैक क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है समझना। बैक क्रॉस का डेफिनेशन का मतलब होता है कि F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराओ। F1 का उसके किसी भी पेरेंट से, नाम नहीं बताया, पेरेंट का नाम नहीं बताया कि भाई रिसेसिव से कराना है या डोमिनेंट से करना है। ठीक है, क्या बोला है? सिर्फ कि F1 का उसके किसी भी, है ना, F1 इज क्रॉस विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, किसी से भी कराओ तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो ये बैक क्रॉस के टाइप ही होते हैं ना,
ये जो आउट क्रॉस बताया मैंने आपको, आउट क्रॉस है ना, टेस्ट क्रॉस, ये दोनों क्या होते हैं, ये बैक क्रॉस के टाइप ही तो हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका लेट मैच्योरेटिंग वैरायटी ऑफ बेर, तो भाई बेर की जो लेट मैच्योरेट वैरायटी कौन सी होती है, उमरन होती है ना। ये दोनों कौन सी होती है, अर्ली होती है ना। ये वैरायटी गोला और सेव अर्ली होती है, और जो मुंडिया क्या होती है, मिड वैरायटी होती है। और उमरन कौन सी होती है, उमरन इलायची है ना, तो ये लेट वैरायटी उमरन इलायची, तो ये क्या होती है, लेट मैच्योरेटिंग वैरायटी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू फ्लोवरिंग हैबिटेट पपाया इज द टाइप ऑफ, तो भाई पपाया डायोसियस होता है ना। पपाया क्या होता है, डायोसियस। मैं आपको एक बार सारे चारों कंडीशन को समझा देता हूं, समझना कि डायोसियस, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि जब एक ही फ्लोवर के ऊपर, है ना, ध्यान से सुनना, जब एक ही फ्लोवर के ऊपर मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, है ना, जब एक ही फ्लोवर के ऊपर मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, जैसे सपोज ये फीमेल पार्ट है ना, ये क्या है, फीमेल फ्लोवर, ठीक है। फीमेल फ्लोवर जिसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम, क्या है, गाइनोसियम, या पिस्टल कह देते हैं ना, कि ये पिस्टल है। और यहीं पर क्या हूं, एंथर, इसी में क्या हूं, एंथर, मेल पार्ट। जब एक ही फ्लोवर के अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लोवर एक ही है, जहां पर भाई क्या है, तो आंसर एंथर भी प्रेजेंट है, या फिर इसको स्टेमन का ना, क्या है, स्टेमन भी प्रेजेंट है। तो एक ही फ्लोवर के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट होना, उसे क्या बोलते हैं, एक ही फ्लोवर के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट होना, उसे क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। या क्या सर इसको हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, यस बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, एक ही फ्लोवर के अंदर मेल फीमेल का प्रेजेंट होना। चलिए मोनोसियस का मतलब देखो क्या होता है, कि मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट पर, ठीक है, एक ही प्लांट पर क्या होता है, मेल फीमेल, बट फ्लोवर अलग अलग, है ना। ऐसे मक्का होता है, तो ये मेल फ्लोवर है ना, मक्का के अंदर यहाँ पर मेल होता है कि नहीं, टेसल होता है, टेसल बिल्कुल यहाँ पर। और फीमेल फ्लोवर यहाँ होता है कोब, ठीक है, होता है कि नहीं, कोब फीमेल फ्लोवर, जिसको हम सिल्क कहते हैं, है ना, कोब या सिल्क या ईयर कहते हैं, जिसको हम मक्का के अंदर आपने देखा होगा कोब कहते हैं ना। तो एक ही प्लांट बट डिफरेंट जगह ना, मेल एंड फीमेल जो फ्लोवर पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लोवर, अलग अलग फ्लोवर पर, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन प्लांट एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होना, क्या कहलाएगा, तो आंसर मोनोसियस कहलाता है ना। इसके बाद डायोसियस का बहुत ही सरल मतलब होता है, डायोसियस एक प्लांट पर मेल, ठीक है, एक प्लांट पर मेल, यहाँ पर मेल फ्लोवर, और दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लोवर, दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लोवर का प्रेजेंट होना, इसे क्या कहते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट, है ना। और सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसमें कैसे होते हैं, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता, ठीक है। द एबिलिटी या कंडीशन ऑफ प्लांट इन विच पोलन ग्रेन्स डज नॉट एबल टू, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, कि ऐसा फ्लोवर कि जिसके जो पोलन ग्रेन होता है वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाते, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो, है ना, टोमेटो की नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है पूसा 120, है ना। एक होती है SL 120, एक होती है हिसार ललित, ये याद रखना, हिसार ललित। ये सारी की सारी जो वैरायटी है, ये सभी की सभी क्या होती है, नेमाटोड रेजिस्टेंट वैरायटी होती है टमाटर की। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिंजल इज ए नेटिव ऑफ, तो आंसर है ब्रिंजल कहां का नेटिव है, तो आंसर है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 10, रेसिनेस इज द डिसऑर्डर, रेसिनेस भाई किसका होता है, तो आंसर है कॉलीफ्लावर का। इसमें क्या होता है, स्मॉल कलर का व्हाइट कलर, छोटा सा कर्ड जो बनता है इसका, है ना भाई, इसका जो फ्लावर उसको अपन कर्ड कहते हैं। तो कर्ड जो होता है स्मॉल कलर का होता है, व्हाइट स्मॉल कलर का होता है। उसका कारण होता है टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होना, हाई ह्यूमिडिटी होना, हाई नाइट्रोजन कंटेंट, है ना। इसका इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा, ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन होना, फ्लक्चुएशन होना ना, टेम्परेचर में क्या होना, फ्लक्चुएशन, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना, इन सब के कारण क्या होता है, ये डिसऑर्डर होता है कॉलीफ्लावर के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द फैमिली ऑफ ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस की फैमिली क्या है, तो आंसर है इरिडियेसी, क्या है, इरिडियेसी है। क्वेश्चन नंबर 12, पास्चुराइजेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, देखो हम क्या करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल को जब प्रिजर्वेशन करते हैं, है ना, प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन में एक मेथड आता है कि हम पास्चुराइजेशन के द्वारा क्या करते हैं, उसको प्रिजर्वेशन मतलब हाई टेम्परेचर पर फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस को गर्म करके स्टोर करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो भाई इसका जो फॉर्मूला है ना, कितने पर, फ्रूट एंड वेजिटेबल को 85 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, तो आंसर प्रिजर्वेशन कर सकते हैं ना। फ्रूट एंड वेजिटेबल को पास्चुराइजेशन जो हम करते हैं वो 85 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, मार्मलेट इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विच फ्रूट। भाई मार्मलेट किससे बनाते हैं, तो आंसर है सिट्रस के द्वारा। मार्मलेट किसके द्वारा बनाया जाता है, सिट्रस के द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसके बाद है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन न्यू चेन का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो किस डायरेक्शन में होता है, डीएनए की नई चेन। भाई रेप्लिकेशन क्या होता है, देखो समझ लो थोड़ा। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब होता है डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन का ना, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये डबल है। एक डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे, तो आंसर एक डीएनए से दो डीएनए है ना, एक डीएनए से कितने डीएनए, दो डीएनए का फॉर्मेशन। तो जब ये नई चेन बनती है ना, डीएनए की एक न्यू चेन बनती है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन में थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ थोड़ा मैं आपको। रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब देखो, ये जो दोनों चैन आपको दिख रही हैं, ये भाई ओल्ड चैन है ना, ये देखो ओल्ड चैन है, ये भी ओल्ड है ना। अब थोड़ा एक बार देखो ओल्ड क्या है। अभी जो नई चैन बनती है ना, इधर जो नया डीएनए बनता है, इसमें एक नई चैन होती है और एक पुरानी चैन होती है। ये नई है और एक पुरानी है। जो नया दो डीएनए बनते हैं ना, उसके अंदर एक न्यू चैन आती है। ठीक है, एक ये वाली नई चैन है और दूसरी क्या होती है, पुरानी होती है ना, ये नई है। और जो पीली वाली है अपनी, वो कौन सी है, पुरानी। तो इस मेथड को कहते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। ये ओल्ड है ना, इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। तो ये नई चेन बनती है ना, नई चेन डीएनए की जो नई चेन बनती है वो हमेशा 5 से 3 की दिशा में बनती है। हमेशा नई चेन किस दिशा में बनती है, 5 से 3 की दिशा में बनती है। याद रखना, हमेशा किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में बनती है। ये क्या है सर, ये डीएनए के रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन किस विधि से होती है, तो आंसर है सेमी कंजर्वेटिव विधि से होती है। डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज है ना। किस में होता है रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन की एस फेज में होता है ना। एस फेज बोलो तो इसके अंदर इंटरफेज है ना, इंटरफेज की एस फेज होती है। इंटरफेज की 3 होती है, G1 है G2, जिसमें जो इंटरफेज की एस फेज होती है उसके अंदर क्या होता है, तो आंसर है ये। चलिए, तो हमेशा किस डायरेक्शन है, 5 से 3 की है ना, नया। अगला है एंजाइम हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्रॉड क्लास। तो एंजाइम का जो है ना 6 अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है एंजाइम को। क्वेश्चन नंबर 16, फोटो रेस्पिरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इस प्रोसेस को अभी आंसर बता देता हूं मैं। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो प्रोसेस होती है ये इन तीनों के अंदर चलती है। थोड़ा आप इसको समझो। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। देखो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन ये होता है कि फोटोसिंथेसिस जब चलता है तो दोपहर के टाइम क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ना, भाई दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है उस समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस चालू, मतलब ऑक्सीजन जो है बाहर निकलने की बजाय क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाने लगती है और CO2 बाहर निकलने लगती है ना। ऑक्सीजन अंदर जाने लगती है, CO2 बाहर। देखो, जबकि फोटोसिंथेसिस में होना क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस में बोले सर ऑक्सीजन निकलती है, हाँ या ना, बाहर ऑक्सीजन रिलीज होती है बिल्कुल होती है, बोले सर। ठीक है, और ठीक है CO2 क्या होती है, बोले अंदर जाती है। CO2 क्या होती है, बोले सर ये तो अंदर जाती है। लेकिन दोपहर के समय क्या होता है, जो रोबिस्को एंजाइम होता है, ये सारी प्रोसेस को कौन करता है, रोबिस्को एंजाइम। दोपहर के समय क्या होता है, रोबिस्को एंजाइम है ना, नॉर्मली तो इससे जुड़ता है। रोबिस्को जो एंजाइम होता है वो कार्बोजाइलेशन कराता है, लेकिन दोपहर के समय रोबिस्को एंजाइम CO2 को छोड़ देता है। किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से, है ना। बात समझना, ये किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से। तो फिर क्या होने लगता है, उल्टा काम होने लगता है। क्या कि ये ऑक्सीजन जो बाहर जा रही थी ना, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जाने लगती है और CO2 फिर बाहर निकलने लगती है। उल्टा काम, मतलब रेस्पिरेशन जैसा। भाई हम रेस्पिरेशन करते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं, CO2, ऑक्सीजन लेते हैं। तो उल्टा काम होने लगा, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ है। कब हुआ है, लाइट की प्रेजेंस में। तो इसलिए इसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। क्या नाम होता है, फोटो रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस चलती है ये C3 प्लांट की एक हानिकारक प्रोसेस है। इट इज हार्मफुल प्रोसेस इन C3 प्लांट। कैल्विन साइकिल के साथ, किसके साथ, कैल्विन साइकिल के साथ जुड़ी एक हार्मफुल प्रोसेस होती है। कौन सी, ये वाली। याद रखना किसके साथ, तो आंसर है जो फोटो रेस्पिरेशन चलता है ये C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के साथ जुड़ी हुई हार्मफुल प्रोसेस है ना।
C3 साइकिल का हो या केल्विन साइकिल का हो, एक ही बात है ना। इसके साथ ये क्या है, बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर गूगल एप्लीकेशन वगैरह आती है कि नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आती है। आप मोबाइल खरीदोगे, रीसेट करोगे, हमेशा जीमेल रहेगी उसके अंदर, क्रोम रहते हैं कि नहीं। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट जो भी C3 प्लांट होगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये प्रॉब्लम हमेशा होगी कि जब भी लाइट ज्यादा होगी उस समय फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। अब जो ये जो प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन की, ये 3 सेल ऑर्गेनल्स में होती है ना, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना ये 3 सेल ऑर्गेनल में चलती है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ये पेरोक्सिसोम और ये माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर है ना, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। भाई कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं कि प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, प्लांट का स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, स्टार्च, है ना। प्लांट का स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, स्टार्च। चलिए, स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइटो हार्मोन रिलीज फ्रूट राइपनिंग। भाई फल को पकाने वाला, फल के पकते समय रिलेटेड कौन सा हार्मोन होता है, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एथाइलिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना है 19, क्या है, मोलिकुलर मार्कर्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द पॉलीमर चेन रिएक्शन। कौन सा मोलिकुलर जो है पीसीआर से डिटेक्ट नहीं होता, पीसीआर बेस्ड नहीं होता। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरएफएलपी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि कौन सा मार्कर जो होता है मोलिकुलर मार्कर, है ना। तो आरएफएलपी जो होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, इसका फुल फॉर्म है ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ। तो आरएफएलपी जो होता है, याद रखना क्या होता है, आरएफएलपी एक मॉलिक्यूलर मार्कर जो कि पीसीआर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। वाटर मूवमेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्रिवन बाई डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज, भाई इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ऑस्मोसिस क्या होती है। इधर देखिए आप, है ना, ऑस्मोसिस क्या होती है, इस तरफ देखिए, थोड़ा समझिए। ऑस्मोसिस हमेशा एक क्या होती है, एक सिस्टम पे काम करता है ना। ऑस्मोसिस हमेशा एक ऑस्मोटिक जो सिस्टम होगा उसमें काम कर देगी। ऐसे ही दो सॉल्यूशन है ना, इन दोनों, ये दोनों सेपरेटेड है, ये दोनों क्या सेपरेटेड, किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से सुनना एक बात, है ना, ध्यान से सुनना, क्या होता है सेमी, इधर ये अपन ने सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है ना, क्या है सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन किससे बनता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये सॉल्यूशन किसके द्वारा बनता है ना, बोले सर सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, हाँ या ना। सोलवेंट का मतलब क्या होता है, ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक, है ना, और यहाँ पर ये विलय होता है, तभी तो क्या बनता है, तो तभी तो बनता है हमारा विलयन। तो यहाँ पर हमारा 10 लीटर जो पानी है, दोनों तरफ मैंने 10 लीटर पानी भर लिया, समझना, दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, 10 लीटर पानी डाल लिया, है ना। इधर भी कितना, 10 लीटर वाटर, इधर भी मेरे पास कितना है, 10 लीटर वाटर, है ना। 10 लीटर क्या है, H2O, ठीक है। इधर भी कितना है, 10 लीटर H2O, दोनों तरफ बराबर पानी लिया मैंने, ठीक। तो पानी किसका काम करेगा, सोलवेंट का। पानी किसका काम करता है भाई, सोलवेंट का, है ना। चलिए, अब मैंने दोनों तरफ शुगर डाली, मैंने इस तरफ 5 केजी शक्कर डाल दी, एक थैली निकाली और 5 केजी शुगर डाल दी मैंने, ना 5 केजी शुगर। इधर मैंने 10 केजी शुगर डाली, सीधी सीधी कितनी, 10 केजी शुगर, ठीक है। मैंने इधर 10 केजी शुगर डाली, इधर 5। तो भाई एक बात बताना, किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तो इस सॉल्यूशन की, भाई जिधर शुगर ज्यादा उसकी उस सॉल्यूशन की सांद्रता ज्यादा। तो इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है, हाई है, क्योंकि भाई शुगर ज्यादा है इसमें। इसकी इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, इसका लो कंसंट्रेशन है, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है। अब मैं आपसे पूछता हूं पानी किधर से किधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा पानी या बी से, बोले सर इस तरफ पानी ज्यादा है अभी, क्यों, क्योंकि उधर शुगर कम है। अगर सिंपल भाषा में समझो तो इस तरफ पानी ज्यादा है, इधर कम है, क्यों, इधर चाशनी बन गई, गाढ़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि 10 केजी शुगर डाल दी ना मैंने, तो इधर गाढ़ा ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, मोर विस्कस हो गया, ज्यादा गाढ़ा, इधर ये कम गाढ़ा है ना। इधर पानी की मात्रा ज्यादा, हाँ या ना, क्योंकि इधर 5 केजी शुगर है, इधर 10 केजी है, तो ये कम चाशनी है, ये गाढ़ी चाशनी है, ठीक है, कहने का मतलब। तो पानी इधर ज्यादा होगा, हाँ या ना। तो पानी भाई इधर से इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं बताओ, पानी हमेशा इधर से इधर जाएगा, हाँ या ना।
पानी किधर जा रहा है, पानी अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। मतलब सर पानी इधर ज्यादा है, देखो वाटर जो है वो यहाँ ज्यादा है, हाँ या ना, पानी इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें शुगर कम है, और इधर पानी लो है। तो पानी जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है, तो इसे ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, या फिर बोले सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि लो टू हाई होता है ओस्मोसिस, आप सभी ने ऐसा पढ़ा होगा, ओस्मोसिस लो टू हाई होता है। देखो वहां पे जो डेफिनेशन होती है ना लो टू हाई, वो क्या होती है, सोलवेंट का, किसका, सोलवेंट का लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जाना, किसका, सोलवेंट का। एक बार ध्यान से डेफिनेशन सुनना, क्या, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, सोलवेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर कहां से, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, लो टू हाई हुआ कि नहीं भाई। अगर मैं ऐसे कहूं कि जो पानी है सोलवेंट है वो कम सांद्रता वाले विलयन से, है ना, लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, हाँ या ना। अगर हम सॉल्यूशन के रिलेटिव बात करें, या फिर मैं ऐसे कहूं कि सर या पानी जिधर पानी ज्यादा है, कि पानी भाई खुद की सेल्फ, है ना, इट्स सेल्फ, जो पानी की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है पानी इधर कम है, तो पानी खुद की हाई कंसंट्रेशन से खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, है ना। लो टू हाई, तो लो क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, है ना, लो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक मतलब हाई सॉल्यूशन कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। बोला सर डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन बहुत सरल होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में ऐसा सिस्टम की जरूरत नहीं है, डिफ्यूजन में तो सिंपल होता है हाई टू लो, है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल, हमेशा हाई टू लो, क्या है, मोलिक्यूल्स का, आयंस का और सबका अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो टर्गर प्रेशर क्या होता है, समझो टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये अपनी सेल है, क्या है, सेल, ठीक है, ये सेल है, प्लांट सेल सपोज, है ना, ये प्लांट सेल के अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, है ना। अगर हम प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इस सेल को हमने किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा ना, क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा, हाँ या ना, पानी इसके अंदर जाएगा, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म लिक्विड जो अंदर का है ना, वो बाहर की ओर इस सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालेगा कि नहीं, हाँ या ना। अंदर का जो लिक्विड है इस बाहर की, जैसे हम गुब्बारे में हवा भर देते हैं, बैलून के अंदर एयर, तो एयर जो होती है अंदर वाली एयर जो होती है बाहर की ओर एक प्रेशर लगाती है वॉल पर, गुब्बारे की, है ना, दीवार पर एक प्रेशर लगाई। ऐसे सेम अंदर का जो लिक्विड कंटेंट होता है वो बाहर की ओर इस सेल वॉल पर, सेल मेम्ब्रेन को, है ना, एक प्रेशर लगाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड होता है, वो बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन पर साइड, है ना, सेल वॉल पर बाहर की ओर एक प्रेशर लगाता है, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। भाई ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आंसर है ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला। ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन का मतलब है कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस, भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना, कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लॉन्ग डे प्लांट्स अंडरगो फ्लावरिंग, भाई लॉन्ग डे प्लांट पढ़ते हैं अपन, लॉन्ग डे प्लांट, है ना। अब ये लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, एक बात ध्यान से सुनना, लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए, ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए मोर देन कितना, 14 आवर से ज्यादा लाइट चाहिए। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग के लिए 14 मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा की लाइट की आवश्यकता होती है, उन प्लांट को क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। एक बात बताओ भाई, जब लाइट दिन वाला डे पीरियड ज्यादा चाहिए ना, क्या चाहिए, दिन लंबा चाहिए ना, डे पीरियड क्या होना चाहिए, लॉन्ग, डे पीरियड क्या होना चाहिए, लॉन्ग। तो एक बात बताओ, नाइट क्या होगा, शॉर्ट, हाँ या ना, नाइट पीरियड क्या होगा, शॉर्ट होगा। ऐसे प्लांट जिनको दिन लंबा चाहिए, रातें छोटी चाहिए, रातें कम छोटी, जितना डार्क पीरियड कम हो वो अच्छा है, जितना डार्क पीरियड कम हो वो उतना अच्छा है, जितना लाइट पीरियड जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो एक बात बताओ, तो नाइट लेंथ फॉल्स बिलो द क्रिटिकल, हमेशा जो नाइट पीरियड होगा, डार्क पीरियड होगा, वो क्या है, 14 घंटे से कम होगा, यस। ऐसे प्लांट को जितनी छोटी नाइट चाहिए, है ना, रातें डार्क पीरियड जितना कम चाहिए उतना अच्छा है। जिनको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है, तो रातें छोटी, तो यही लिखा है यहाँ पर, नाइट लेंथ फॉल्स बिलो द क्रिटिकल, मतलब नाइट हमेशा 14 घंटे से कम रहेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर एडेड टू द सोइल, तो आंसर है बल्क डेंसिटी डिक्रीज। भाई बल्क डेंसिटी क्यों, तो एक बात सुनो,
और हम बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी होती है वेट, है ना, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, ये होते हैं वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, ठीक है। नीचे क्या आएगा, तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपको पता है सोलिड प्लस पोर, हाँ या ना, सोलिड प्लस पोर दोनों को शामिल करते हैं। जब बल्क डेंसिटी निकालते हैं तो हम वॉल्यूम सोलिड प्लस सोइल दोनों का शामिल करते हैं। अब एक बात बताओ, जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, है ना, ऑर्गेनिक, तो भाई पोरोसिटी बढ़ेगी, हाँ या ना, अरे क्या बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ेगी। पोरोसिटी मतलब रंध्रता, पोरोसिटी बढ़ेगी, ये वाला बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर डालने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगी, बल्क डेंसिटी कम होगी, बल्क डेंसिटी डिक्रीज। नॉर्मल बल्क डेंसिटी होती कितनी है, नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी तो 1.33 ग्राम पर सीसी, यही होती है नॉर्मल, कितनी होती है, ग्राम पर सीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सोइल स्ट्रक्चर यूनिट हैविंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है, मच लॉन्गर देन वर्टिकल एक्सेस, मतलब ऐसी सोइल स्ट्रक्चर जिसमें इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस ज्यादा है ना, देखो वर्टिकल एक्सेस इसको कहते हैं हम, ये वर्टिकल एक्सेस है, ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा सोइल स्ट्रक्चर जिसमें हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो वर्टिकल कम, जिसमें भाई वर्टिकल इतना सा है, तो इस प्रकार की सोइल कौन सी होती है, प्लेटी स्ट्रक्चर, आपको याद हो प्लेटी, है ना, प्लेटी क्या होता है, पतली परत की थाली जैसी हमारी जो थाली है, तो थाली चौड़ी ज्यादा होती है मोटी ज्यादा होती है, थाली जो प्लेट जो होती है, बोले सर प्लेट तो ज्यादा चौड़ी ज्यादा होती है और जो थिकनेस होती है वो तो कम होती है। तो ऐसा सोइल स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, तो आंसर है फ्लैट होती है, क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस ज्यादा होता है। देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या वर्टिकल, तो भाई वर्टिकल तो इतना सा ही है ये, जैसे बोलते हैं हमारा प्लेटी स्ट्रक्चर, कौन सा, प्लेटी। और जो हमारा प्रिज्मेटिक होता है ना, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में देखो, तो ये जो वर्टिकल एक्सेस है ना, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में ये वर्टिकल है, तो भाई वर्टिकल एक्सेस ज्यादा होता है ना, पिलर जैसी होती है। तो ये पिलर है, एक बात बताओ, पिलर होता है कि नहीं, पिलर है ना, मकान में छत में जो पिलर लगा होता है, तो पिलर जो है आपको पता है वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वर्टिकल एक्सेस ज्यादा, हॉरिजॉन्टल कम, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इतना सा है ये, ठीक है, और वर्टिकल इतना, तो ये कौन सा होता है, ये प्रिज्मेटिक होता है ना, याद रखना, ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, प्रिज्मेटिक। और ये कौन सा होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर, ये वाला होता है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेस ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बाम जो होता है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग होता है, ठीक है, वेस्कुलर एवरेस्कुलर माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रीमैच्योर लीफ फॉल ड्यू टू द डिफिशिएंसी, भाई पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमैच्योर लीफ फॉल, पत्तियां समय से पहले नीचे गिर जाती हैं, किससे, नाइट्रोजन की कमी से, प्रीमैच्योर लीफ फॉल। क्वेश्चन नंबर 27, कंजर्वेशन ऑफ NO3, ठीक है, NO3 का, किसका, NO3 माइनस होता है कि नहीं, उसका N2 या फिर N2 गैस के रूप में, तो अपन ये पढ़ते हैं, इसकी हानि को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन, की कंजर्वेशन ऑफ, है ना, NO3 माइनस का N2 या N2 के रूप में होने वाली हानि को क्या कहते हैं, लॉस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, भाई इसको डीनाइट्रिफिकेशन। बोले सर नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन तो ये होता है अमोनिया का NO2 माइनस और NO2 माइनस का NO-3, ये होता है मिनरल, है ना, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया का NO3 माइनस नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, ये जो प्रोसेस होती है ये है नाइट्रिफिकेशन, क्या है, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये कौन सी होती है, ये डीनाइट्रिफिकेशन होती है। हाँ, मिनरलाइजेशन पूछा तो आपसे, मिनरलाइजेशन क्या होता है भाई, तो देखो मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, किसका, ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में, या फिर अनअवेलेबल फॉर्म से, किसी भी मिनरल्स का अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना, है ना, अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसे क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। तो जब तक मिनरलाइजेशन नहीं होगा तब तक प्लांट उस मिनरल को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्योंकि प्लांट जो है 99 भाई हमेशा जो मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे किस रूप में करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28, दोज वीड्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी विद द होस्ट प्लांट, भाई ऐसे प्लांट जो, ऐसे खरपतवार, ऐसे वीड्स जो दिखने में होस्ट प्लांट के जैसे होते हैं, तो उन्हें तो क्या बोलते हैं, नकलची खरपतवार, मिमिक्री वीड्स कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम मिमिक्री वीड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मिमिक्री वीड्स कहते हैं। एलियन वीड्स क्या होते हैं, जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, एक्सोटिक, जैसे पार्थेनियम, जो विदेश से आते हैं ना, फॉरेन कंट्री से, ऐसे जो वीड्स होते हैं जो कहां से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आए, जैसे कौन, गाजर घास अमेरिका से हमारे देश में आए, तो उससे हम क्या कहते हैं, एलियन वीड्स कहते हैं। अब एक होता है भाई ओब्लिगेट, जो क्रॉप लैंड के साथ उगते हैं हमेशा, क्रॉप लैंड, याद रखना,
क्रॉप लैंड के जो वीड्स होते हैं, मतलब जो हमारे खेत पर उगते हैं, हमारी क्रॉप लैंड पे जो वीड्स होते हैं उन्हें ऑब्लिगेट कहते हैं। और जो नॉन क्रॉप्ड होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन क्रॉप्ड एरिया। नॉन क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या, जैसे फार्म लैंड है ना, रोड साइड, जो रोड साइड उगते हैं, ठीक है, जो ऐसे वीड जो रोड साइड उगते हों, ठीक है, सड़क के किनारे जो हमारे खेत पर नहीं उगते उन्हें हम फैकल्टेटिव कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है द रेसो, ठीक है, द रेशो ऑफ द लीफ एरिया टू, है ना, कवर्ड ग्राउंड एरिया, लीफ एरिया अपन कवर्ड एरिया, है ना, कवर्ड ग्राउंड एरिया, कवर्ड ग्राउंड एरिया, तो इसे क्या कहते हैं, इनटू 100, इसे क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। क्या कहते हैं, इसको याद रखना, लीफ एरिया इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज किससे, जिंक की कमी से होता है, किसकी कमी से, जिंक की कमी से। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 31, मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग, पैडी के अंदर जो है ना, मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इन पैडी, पैडी के अंदर जो पडलिंग प्रोसेस करते हैं हम, कीचड़ मचाना, है ना, तो मैन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्रिएट इम्परमेबल लेयर इन द सोइल। यस भाई, हम क्यों करते हैं, ताकि सॉइल के अंदर हम ना क्या करते हैं, एक मिट्टी पानी की कैसी इम्परमेबल लेयर बना देते हैं ना, ठीक है। ये पडलिंग करने से क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार की मोटी परत बन जाएगी, है ना, पानी की, यहाँ पर पानी कीचड़ की ऐसी, ताकि जिससे क्या है, जो पानी है फिर यहाँ पर भरेगा, डीप पर्कुलेशन जो लॉसेस है पानी का वो नहीं होगा, पानी आराम से भरा, तो एक इम्परमेबल लेयर बन जाती है, किसके कारण, पडलिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 32, इवेपोट्रांसपिरेशन कैन बी मेजर्ड बाय, तो आंसर है बोथ। हम लाइसीमीटर से भी करते हैं और इवेपोरी ट्रांसमीटर जो होता है, इवेपोमीटर जनरली इवेपो ट्रांसमीटर नाम से, इवेपोरीमीटर नाम से आता है, इन दोनों के द्वारा हम करते हैं। अब एक बात बताओ, इवेपो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सॉइल सरफेस से, है ना, ये जो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट है ना, ये जो सॉइल है यहाँ पर प्लांट भी है, ठीक है, सॉइल सरफेस से वाटर का लॉस, देखो ये मिट्टी है अपनी, है ना, ये क्या है, मिट्टी, सॉइल है। अब एक बात, सॉइल सरफेस से वाटर का लॉस होना, ठीक है, सॉइल सरफेस से वाटर का लॉस होना, तो इसे कहते हैं इवेपो ट्रांसफर, है ना, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, है ना। और पत्ती से वाटर का लॉस होना, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। सॉइल सरफेस से वाटर का लॉस होना, सॉइल सरफेस से तो इवेपोरेशन, और पत्ती की सतह से होना ट्रांसपिरेशन, दोनों एक साथ होना, मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड लीफ, मतलब प्लांट की सरफेस से भी और मिट्टी से भी, तो उसे क्या बोलेंगे, इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या है क्वेश्चन नंबर 33, निपिंग इज ए प्रोसेस जनरली डन इन, निपिंग प्रोसेस भाई जनरली किस में करते हैं, चिकपी, है ना, क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द टॉप ब्रांचेस, जो टॉप एक्सिलरी बर्ड्स होती है उनको हटा देते हैं, उसे हम निपिंग कहते हैं। जैसे कॉटन में हम टिपिंग करते हैं, टॉपिंग करते हैं, सेम यही, हाँ, लेकिन करते कम है, ठीक है, 35 से लेके 30 से लेके जब 45 दिन का प्लांट हो जाता है ना, तब करते हैं निपिंग। कब करते हैं, जब प्लांट की हाइट 12 से लेके 15 सेंटीमीटर रहती है, तब ये करते हैं, याद रखना, किसके द्वारा, या तो आप केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो, टेवा नाम का केमिकल आता है, या फिर ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि जो अपना फ्लोक ऑफ शीप, है ना, किसके द्वारा, कि भाई फ्लोक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड गुजार दो एक बार खेत से, है ना, तो ऊपर ऊपर वो खा जाएंगी, तो इसके द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर टेवा के ट्राईआयोडो बेंजोइक एसिड के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सोइल होरिजन ए ई बी, भाई क्या बोलते हैं, ए प्लस बी, आपको पता है इन दोनों को क्या बोलते हैं, सोइल सोलम, हाँ या ना, क्या कहते हैं, सोलम, आपको पता है ई इसके बीच में आती है, दोनों के बीच में, हाँ या ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सोइल सोलम बोलेंगे, ई बीच में आती है दोनों की। क्वेश्चन नंबर 35 है, एलिमेंट्स प्ले द डायरेक्ट रोल इन द क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस में डायरेक्ट रोल किसका होता है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम। आप जब स्ट्रक्चर देखोगे क्लोरोफिल का, तो नाइट्रोजन हर जगह रहती है, बीच में कौन बैठा होता है, मैग्नीशियम, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। आई होप आपके 35 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और सारे नोट्स कर लेना, आप जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई है ना, आप उन सभी को क्या कर लेना, एक बार नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स आप बनाते होंगे सारी, अभी तक हमारी आज 25 है ना लेक्चर हो गए। अब आपको डेली लेक्चर मिलेगा, तब तक अपना जो 30 तारीख को IBPS मेंस है, इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी, यहाँ पर टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन फ्रूट का, वेजिटेबल का, है ना, और जो हमारे डाटा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कौन कौन सी स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको डेली मिलती चलेंगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको, है ना, एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है। अभी तक मैंने करंट अफेयर्स इसलिए नहीं डाला था कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप इतना अच्छे शौक से देखते नहीं, लेकिन आज शाम लगभग इवनिंग तक रिजल्ट आ जाएगा, तो
तो आप फिर अच्छे से पढ़ाई करना। अब कल से आपको ये सारी वीडियो करंट अफेयर्स की मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।